हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी में। आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जेनेटिक्स का सबसे पहला लेक्चर। अब लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी के वीडियो आते जाएंगे। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 12th का पूरा सीरीज, उसके बाद कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा क्लास 11th का पूरा सीरीज। क्लास 12th के इस सीरीज को हमने नाम दिया है संघर्ष बैच, क्योंकि क्लास 12th के बच्चे या क्लास 12th पास के बच्चे या फिर वो बच्चे जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बोर्ड एग्जाम देना है, नीट में बैठना है, किसी न किसी कंपिटिटिव एग्जाम में बैठना है, तो उनको संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बैच का नाम रखा गया है संघर्ष बैच। खैर, आपने इस चैप्टर के बारे में सुना ही होगा, जाना ही होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। आज हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ पढ़िए और हमारे साथ सीखिए जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये दोनों पिक्चर से तो वाकिफ ही होंगे। ये है हमारे मेंडल साहब और ये है हमारा मटर। और मेंडल और मटर में बहुत ही गहरा रिलेशन है। इस रिलेशन को इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेंडल और मटर में क्या रिलेशन है। एक्चुअली ये हमारे मेंडल साहब हैं, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, और इन्होंने अपना स्टडी मटर पे किया था। और ये पूरा का पूरा जेनेटिक्स मटर के कारण ही आज हमारे सामने मंडरा रहा है। तो मेंडल, मटर और जेनेटिक्स यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत ही जबरदस्त एक गहरा संबंध है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन का, इस चैप्टर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्संस हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाम आपसे पूछा जाएगा, वो चाहे बोर्ड एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां से 12th लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय। ये जो टर्म जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, आपका भी नाम किसी न किसी ने दिया होगा, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। वैसे ही ये जेनेटिक्स नाम सबसे पहली बार जिसने दिया उनका नाम है बेटसन। बेटसन साहब ने सबसे पहली बार जेनेटिक्स शब्द प्रपोज किया था। ओके, अगर बात करता हूं मैं दूसरा पॉइंट का, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये जो पूरा का पूरा जो अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया एक मेंडल साहब का और मटर साहब का, यही दोनों के रिलेशन से जेनेटिक्स का उत्पत्ति हुआ है। तो इसीलिए मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? मेंडल को। किन्हें कहा जाता है? मेंडल को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट, दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हमारे हैं वेटसन साहब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेटसन साहब ने जेनेटिक्स टर्म भी दिया और वेटसन साहब को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ओके, वेटसन साहब दो टर्म का निर्माण भी किए थे, प्रपोज भी किए थे, दो टर्म हमें दिया था। वो सबसे पहला टर्म है एलील और दूसरा टर्म है फिलियल। ये एलील और फिलियल, फिलियल का मतलब होता है प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग, देहाती भाषा में बाल बच्चा। ओके, तो ये दोनों टर्म का निर्माण, दोनों टर्म का उत्पत्ति, प्रोडक्शन, प्रपोज्ड किसने किया? वेटसन साहब ने किया। यानी कि सवाल अगर पूछ दे कि वेटसन साहब के द्वारा कौन कौन सा टर्म दिया गया था, तो फर्स्ट वन इज द एलील एंड सेकंड वन इज द फिलियल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और तीसरा जो व्यक्ति आने वाले हैं अब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हैं, जेनेटिक्स से संबंधित है, और उनका नाम है टीएच मॉर्गन। पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो इनका है थॉमस हंट मॉर्गन। एक्चुअली मॉर्गन साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि मॉर्गन साहब ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। इसीलिए मॉर्गन साहब को फादर ऑफ
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। मॉर्गन साहब का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था उसका नाम है ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन साहब जो हैं वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहलाते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन। मॉर्गन साहब ने 3 टर्म का उत्पत्ति किया था, निर्माण किया था। वो टर्म है, फर्स्ट वन इज द क्रॉसिंग ओवर, फर्स्ट वन इज द लिंकेज, सेकेंड वन इज द क्रॉसिंग ओवर एंड तीसरा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये तीनों शब्द, दैट इज लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये तीनों टर्म देने वाले हैं हमारे प्यारे टीएच मॉर्गन साहब। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं कुछ अपना भारत, यानी कि अपने देश भारत का। अगर आपसे सवाल पूछे कि हमारे भारत देश के फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हमारे भारत के फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है, तो उनका नाम है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने भी जेनेटिक्स में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया है, अपना बहुत ही कीमती समय दिया है जेनेटिक्स पर, तब जाकर इनके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आप सुन रहे हो। जेसी बोस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन हु वर्कड ऑन द जेनेटिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीपल्स का नाम है जो आपको याद रखना है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहते किसे है। तो आइए जानते हैं जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। जेनेटिक्स, आपने कई बार इस टर्म का नाम अपने जीवन में सुना होगा और आप ये भी सुने होंगे, शायद कहते भी होंगे, अरे यार तुम अपने पिताजी जी के जैसे दिखते हो, तुम अपने माता जी के जैसे दिखते हो, तुम लोग दोनों भाई बहन हो क्या, एक जैसे दिख रहे हो। यानी कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है मेरे दोस्त। तो जेनेटिक्स वो चीज होता है, जेनेटिक्स का सिंपल मीनिंग ये चीज है कि आपके माता पिता से जो भी कैरेक्टर्स है, माता पिता का जो भी लक्षण है, वो उनके बच्चों में चले जाना, वही है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं 2 चीज के बारे में, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी के बारे में एंड वेरिएशन के बारे में। तो क्या मैं बोल सकता हूं जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन? जेनेटिक्स जो है 2 चीज से मिलकर बना होता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब पूरे के पूरे चैप्टर में पूरा हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे, वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको किस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे, सब जानेंगे पूरे के पूरे इस लेक्चर में। पूरा चैप्टर ही इर्द गिर्द इसके आपको मिलते रहेगा। तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। ओके, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। ओके, तो चलिए हम बात करेंगे अब हेरिडिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का सिंपल मीनिंग, माता पिता से उनके बच्चों में जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में कहलाता है हेरिडिटी। अब एक बात यहां समझने की बात है कि जब भी कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा माता पिता से उनके बच्चों में, तो यहां पे यह ध्यान देना है कि एक ही स्पीशीज के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी एनिमल का किसी भी दूसरे एनिमल में जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में, एक ही स्पीशीज के मेंबर में ट्रांसफर हो सकता है, किसी दूसरे स्पीशीज के इंडिविजुअल में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा गया है, इस चीज को समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? जेनेटिक कैरेक्टर, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, इज कॉल्ड हेरिडिटी। और यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है, इट मीन्स लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब कि अगर कोई भी कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है
तो यहां पे ये मस्ट भी होना चाहिए कि सेम स्पीसीज का होना चाहिए, यानी कि जिसके बीच भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा होना चाहिए और डिसिमिलरिटीज बहुत ही कम होना चाहिए, तब वो कहलाएगा हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा माता पिता का कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको हेरिडिटी समझ में आया होगा। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं इनहेरिटेंस के बारे में। किसके बारे में? इनहेरिटेंस। हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब मैं बात करने वाला हूं इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या है? सिंपल सी मीनिंग है। अगर बात करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स में बहुत सारे कैरेक्टर आ गए। कौन सा कैरेक्टर जा रहा है, वो कैरेक्टर किस प्रकार का, बढ़िया वाला है खराब वाला है? बढ़िया वाला खराब वाला कहने का मतलब डोमिनेंट है या रिसेसिव है? कौन सा ट्रेट जा रहा है, कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ, बच्चों में कौन सा लक्षण दिखेगा, माता के जैसा दिखेगा, पिताजी के जैसा दिखेगा, ये पूरे सिनेरियो को, पूरे पैटर्न को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस डिपिक्ट्स द pathway of the genetic traits and their expression from one generation to the next generation। यानी कि माता पिता से उनके बच्चों में किस प्रकार का ट्रेट जा रहा है, किस प्रकार का उसके अंदर लक्षण दिखने वाला है, दैट इज द इनहेरिटेंस। अब मैं बात करने वाला हूं वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन, ओके, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएशन, क्योंकि यहां से हर साल एक ना एक या दो सवाल पूछा ही जाता है। इसलिए वेरिएशन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं क्या? आप हमसे अलग हो, आपका भाई आपसे अलग है, आपकी बहन आपसे अलग है, आपके माताजी आपसे अलग है। कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज तो बिल्कुल है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। कुछ ना कुछ असमानताएं तो जरूर है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। वो चाहे थोड़ा सा हाइट में लंबा होगा, थोड़ा सा गोरा होगा, थोड़ा सा काला होगा, कुछ ना कुछ असमानताएं हैं। तो एक ही जाति के बीच में, एक ही स्पीसीज के बीच में, एक ही पीपल कम्युनिटी के बीच में जो डिसिमिलरिटीज दिखता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। एनी डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल के बीच में कोई भी डिफरेंस इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी कि वी आर ह्यूमन बींग्स बट ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। जितने भी दुनिया के मानव जाति हैं सब एक दूसरे से अलग हैं तो एक ही जाति के, लेकिन हैं सब अलग अलग। दैट इज वेरिएशन। हम में और आप में कुछ ना कुछ असमानताएं हैं, यही होता है वेरिएशन। इसी को कहते हैं वेरिएशन। लेकिन वेरिएशन यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। वेरिएशन के बारे में भी और भी कुछ बातें करने वाले हैं हम लोग, जहां से और भी ज्यादा सवाल बनता है। इसलिए वेरिएशन बहुत अच्छा से समझिएगा, बहुत अच्छा से सीखिएगा, बहुत अच्छा से इसको आप नजरें गड़ाए रखिएगा, जमाए रखिएगा इसको समझने के लिए। ओके, तो अब मैं बात करने वाला हूं वेरिएशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन का पूरा डिटेल्स। देखिए, एक्चुअली वेरिएशन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज द सोमैटिक वेरिएशन, सेकेंड वन इज द जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा से समझिएगा इसे। अगर मैं बात करता हूं सोमैटिक वेरिएशन का, तो सोमैटिक वेरिएशन जो होता है, सोमैटिक वेरिएशन वो नॉन इनहेरिटेबल होता है। यानी कि नॉन इनहेरिटेबल कहने का मतलब, नॉन इनहेरिटेबल कहने का मतलब कि सोमैटिक वेरिएशन में अगर किसी प्रकार का बदलाव आता है तो अगले जनरेशन में कभी ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि सोमैटिक वेरिएशन हमारे बॉडी के शरीर के किसी भी भाग में अगर कुछ बदलाव हो रहा है एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा यानी कि जर्मिनल सेल, देन इट इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। स्पर्म और ओवा को छोड़ दो
तो हमारे बॉडी के किसी भी सेल में अगर वेरिएशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में नहीं जाता है, यानी कि इसका ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि अगले जनरेशन में ये कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है कि क्या बदलाव, क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या वेरिएशन हुआ था। ओके, अगर वही मैं बात करता हूं जर्मिनल वेरिएशन का, क्योंकि वेरिएशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट वन इज द सोमैटिक एंड सेकंड वन इज द जर्मिनल। अगर मैं बात करता हूं जर्मिनल वेरिएशन का, तो जर्मिनल वेरिएशन होता है इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल, यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वैसा कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएगा और वो अगले पीढ़ी को बदल देगा, पहले पीढ़ी से कुछ ना कुछ क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ओके, तो जर्मिनल वेरिएशन एक ऐसा वेरिएशन होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन। अगर मैं बात करता हूं जर्मिनल वेरिएशन का, तो जर्मिनल वेरिएशन को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। जर्मिनल वेरिएशन को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द, ध्यान से समझिए, जर्मिनल वेरिएशन को दो भाग में बांटा गया है, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन लगातार जा रहा है, कहीं स्टॉपेज नहीं है। बट दूसरा जो जर्मिनल वेरिएशन का पार्ट है दैट इज डिसकंटिन्यूअस, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि हर जनरेशन में ये दिखता नहीं है कि क्या बदलाव हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस जो है वो हर जनरेशन में आपको दिखेगा कि कैरेक्टर जो है कुछ ना कुछ बदल जा रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूं क्रॉस कंटिन्यूअस वेरिएशन का, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन ध्यान से समझिए, कंटिन्यूअस वेरिएशन अगर आपसे पूछेगा कि कंटिन्यूअस वेरिएशन अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसका कारण है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर अभी आपको पढ़ना है लिंकेज के पास, जब लिंकेज आपको पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है न्यू कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, नया कैरेक्टर का अपीयर होना, न्यू जेनेटिक कैरेक्टर्स का अपीयर होना। वो किसके वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। और अगर मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस वेरिएशन का, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द सबस्टेंटिव वेरिएशन एंड सेकंड वन इज द मेरिस्टिक वेरिएशन। फर्स्ट वन इज द सबस्टेंटिव वेरिएशन एंड सेकंड वन इज द मेरिस्टिक वेरिएशन। सबस्टेंटिव वेरिएशन उसे कहते हैं जब किसी ना किसी अपीयरेंस, आपके अपीयरेंस में चेंज हो जाएगा, आपका बनावट में बदलाव हो जाएगा, दैट इज सबस्टेंटिव वेरिएशन। जैसे कि हाइट, क्या आपका हाइट आपके पिताजी के जैसा है क्या? बिल्कुल नहीं। 1 सेंटीमीटर आप बड़ा हो सकते हो, 1 सेंटीमीटर छोटा हो सकते हो, बिल्कुल बराबर डिट्टो नहीं हो सकते। तो क्या आपके पिताजी का हाइट आपसे कुछ अलग है? हो सके आपके बच्चे का हाइट आपसे क्या होगा, अलग होगा, उसके बच्चे का हाइट आपसे क्या होगा, अलग होगा। यानी कि हर जनरेशन में हाइट क्या हो रहा है, बदल रहा है। दैट इज कंटिन्यूअस। इसी को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। कलर का बात करते हैं, क्या आप अपने पिताजी जैसा गोरे हो, अपने पिताजी जैसा काले हो, सांवले हो? नहीं, आप अपने पिताजी से बिल्कुल क्या हो, अलग हो। वो 0.1% क्यों ना हो, लेकिन अलग है आप। और वो हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ नया नया चेंजेस आते जाएंगे। दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएशन। ओके, तो चेंज इन अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं सबस्टेंटिव वेरिएशन। अपीयरेंस कहने का मतलब हमारा हाइट चेंज हो गया, और अपीयरेंस कहने का मतलब हमारा कलर चेंज हो गया। अब मैं बात करता हूं मेरिस्टिक वेरिएशन का, और मेरिस्टिक वेरिएशन का मतलब होता है चेंज इन नंबर, नंबर में बदलाव, संख्या में बदलाव। और यहां पे मैंने लिखा है एक एग्जांपल, नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स। क्या एक बीज अगर 2024 में 50 दाना उत्पन्न करता है, तो क्या यह जरूरी है कि 2025 में वो 85 दाना उत्पन्न करेगा उससे निकला हुआ बीज? बिल्कुल नहीं। उससे निकला हुआ बीज हो सके 50 से कम हो जाए या 50 से ज्यादा हो जाए, नंबर में चेंज हो गया। और ये हर जनरेशन में ऐसा होते जाएगा, एवरी पीढ़ी में ऐसा होते जाएगा। हो सके एक जनरेशन में बीजों की संख्या कम हो गई, तो अगला जनरेशन में बीज का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। दैट इज मेरिस्टिक वेरिएशन, चेंज इन नंबर। ओके, अब मैं बात करता हूं डिसकंटिन्यूअस का। और अगेन डिसकंटिन्यूअस को दो भाग में बांटा गया है,
दैट इज सबस्टेंटिव चेंज इन अपीयरेंस एंड मेरिस्टिक चेंज इन नंबर। और ये डिसकंटिन्यूअस यानी कि हर पीढ़ी में ऐसा होता नहीं है, कोई कोई पीढ़ी में ये अचानक से डेवलप हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और म्यूटेशन के कारण ये उत्पन्न होता है। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कैसे उत्पन्न हुआ, आंसर म्यूटेशन। यहां पे म्यूटेशन हुआ। अब सवाल पूछोगे म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन एक कंप्लीट एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स बात करेंगे, पूरा तह तक जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन का। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन में सबस्टेंटिव वेरिएशन चेंज इन अपीयरेंस और मेरिस्टिक वेरिएशन चेंज इन नंबर। अगर मैं बात करता हूं डिसकंटिन्यूअस में, तो बताओ यहां पे जो एग्जांपल है सिंडेक्टाइली और ब्रैकिडेक्टाइली। सिंडेक्टाइली उसे कहते हैं जब उंगली क्या हो जाता है, हमारा फ्यूज हो जाता है, उंगली सट जाता है। और ब्रैकिडेक्टाइली का मतलब होता है शॉर्ट फिंगर, उंगली जब शॉर्ट हो जाता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, आप देखिएगा इस पिक्चर को। यह है सिंडेक्टाइली। आप ध्यान से देखो कि ये दोनों उंगली सटा हुआ है। तो मान लो हमारा दोनों उंगली सटा हुआ है, तो क्या जरूरी है कि हमारे बच्चे का भी दोनों उंगली सटा हुआ रहे? बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। अगला जनरेशन में ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों उंगली जो है वो सटा रहेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, तो आपको एक एग्जांपल यहां दिखाया गया सिंडेक्टाइली का, और एक और आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं ब्रैकिडेक्टाइली का। और ब्रैकिडेक्टाइली का है ये, देखिए शॉर्ट फिंगर। जो फिंगर है हमारे पैर का, ये हाथ का ये नॉर्मल नहीं रहेगा, ये अपने एक सामान्य हाइट के अनुसार ये छोटा रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर पीढ़ी में ऐसा ही रहे, क्योंकि एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कभी कभी अपीयर हो जाता है, हमेशा अपीयर नहीं होता है। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल किसका था? ये दोनों एग्जांपल था आपका सबस्टेंटिव का, और ये सबस्टेंटिव किसमें था? आपका डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में। अगर मैं बात करता हूं मेरिस्टिक वेरिएशन का, तो मेरिस्टिक वेरिएशन में आता है पॉलीडेक्टाइली। मेरिस्टिक का मतलब होता है चेंज इन नंबर, और चेंज इन नंबर यानी कि पॉलीडेक्टाइली। और पॉलीडेक्टाइली का बात करते हैं तो पॉलीडेक्टाइली में भी एक एग्जांपल है, आप देखो मोर देन 5 फिंगर। जब आपका हाथ में उंगलियों की संख्या 5 से ज्यादा हो जाए, more than 5 finger, then it is called polydactyly. ओके, तो ये पूरा का पूरा वेरिएशन का चार्ट मैंने आपको बताया कि वेरिएशन किसे कहते हैं, वेरिएशन कितना प्रकार का होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोटबुक में जरूर इसको छापिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन का ये पूरा का पूरा चार्ट, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल पूछे जाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से जेनेटिक्स का पूरा आज का इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही मैं लगातार जेनेटिक्स का वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए।